तो हाँ भाई करें शुरू। तो देखो मार्केट के अंदर जब भी एप्पल अपनी नई सीरीज लॉन्च करता है ना तो उसके प्राइस भाई आसमान फाड़ के ऊपर निकल जाते हैं। और इस बार तो आईफोन 15 प्रो मैक्स का प्राइस 1,60,000 रुपए है और वो भी 8 to 56 GB का। वहीं पर सैमसंग जो इनका कॉम्पिटिटर है उन्होंने अपने S23 अल्ट्रा के बेस वेरिएंट यानी कि 12 to 56 GB का प्राइस सिर्फ 1,30,000 रखा। और ऊपर से इस पे इतने सारे डिस्काउंट है ना, अगर आप इसे ऑफलाइन से बाय करोगे तो आपको हो सकता है 95,000 to 1 लाख रुपीज का आराम से मिल जाए। और कुछ और भी ऑफर लग सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि आप कहां से बाय कर रहे हो। तो भाई प्राइस के मामले में तो सैमसंग ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है और एप्पल तो हमारे काम तमाम करने पर लगा हुआ है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो देखो इस साल के सबसे महंगे फोनों का कंपैरिजन ला रहे हैं, जिसके लिए हमारे पड़ोसी के प्लॉट के कागज लगे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और आपका दोस्त कंफ्यूज हो आईफोन 15 प्रो मैक्स या S23 अल्ट्रा में, तो उसके साथ शेयर करना और उसको भी बोलना भाई चैनल सब्सक्राइब कर देना, आपके भाई का ही चैनल है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे बिल्ड और इन हैंड फील की, क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है दोनों फोन के डिफरेंस की। यहाँ पर देखो साइड फ्रेम की बात करें तो S23 अल्ट्रा में एल्यूमिनियम का विद पॉलिश्ड फिनिश, यहाँ पर हल्का सा ग्लॉस फिनिश तो आती है बट फिंगरप्रिंट उतने नजर नहीं आते साइड में। वहीं पर आईफोन 15 प्रो मैक्स में टाइटेनियम का फ्रेम है। अब यहाँ पर टाइटेनियम फ्रेम है लेकिन अंदर की तरफ एल्यूमिनियम यूज हुआ है, जो बाहर की तरफ दिख रहा है ना वहां पर टाइटेनियम है। अब टाइटेनियम के एडवांटेज क्या है, जब मैं इसके अंदर हैवी टास्क कर रहा था तो उस टाइम पे भाई फ्रेम कम हीट हो रहा था फ्रंट और बैक के कंपैरिजन में। दूसरा टाइटेनियम थोड़ा ड्यूरेबल भी होता है, तो ये दो रीजन है। इसके अलावा भाई जो मैंने एक बड़ा डिफरेंस नोट करा है, मेरे पास आईफोन 14 प्रो मैक्स था, उस पे से कलर काफी जल्दी हट गया था, बट टाइटेनियम का ये ना नेचुरल कलर है जिसपे बिल्कुल भी कलर नहीं छुटा है अभी तक, और मैं इसे विदाउट कवर यूज कर रहा हूं और इतने में उस पे से छुट चुका था, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है इसका। इसके अलावा भाई हल्का सा इस बार एप्पल ने जो फ्रेम है वो राउंड करा है और बैक में जो प्रोटेक्शन मिलती है वो सेम ही है जो 14 प्रो मैक्स में थी। अभी भी कस्टम कॉर्निंग ग्लास है विद मैट फिनिश, और सैमसंग S23 अल्ट्रा में विक्टस 2 की प्रोटेक्शन मिलती है। दोनों ही ग्लास काफी स्ट्रॉन्ग है और दोनों पर ही मैट फिनिश है, बट हल्के फुल्के फिंगरप्रिंट दोनों पे थोड़े बहुत विजिबल है। लेकिन इतने पैसे देने के बाद भी इस बार आईफोन के बैक ग्लास टूटने की खबरें काफी ज्यादा आ रही है। मतलब आसानी से प्रेशर दबाते ही अंदर की तरफ हो जाता है पूरा ग्लास, और मेरे को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि इन्होंने आईफोन इस बार इजी टू रिपेयर बनाया और कॉस्ट भी कम करी है। लाइक पहले बैक ग्लास चेंज कराने की कॉस्ट 35-30 हजार रुपए थी, लेकिन अभी आपका 15 से 20 हजार में बैक ग्लास चेंज हो जाता है। तो इस वजह से मेरे को लगता है बीच वाले एरिया में गैप ज्यादा आ गए और इसे आप ऐसे ही महसूस कर सकते हैं। तो भाई इसे ना अगर आप ज्यादा तेज दबाओगे तो शायद ये टूट भी जाए, तो ये इसका एक वीक पॉइंट है। इसके अलावा अगर मैं इन हैंड फील की बात करूं तो भाई S23 अल्ट्रा अलग ही बड़ा और भारी महसूस होता है आईफोन 15 प्रो मैक्स के कंपैरिजन में। और इस बार मैं ये चीज खुल के कह सकता हूं कि आईफोन 15 प्रो मैक्स को आप एक हाथ से भी यूज कर सकते हो। पहले अलग ही डिफरेंस फील होता था प्रो और प्रो मैक्स में, लेकिन इस बार भाई ये भी प्रो की तरह लग रहा है। इन्होंने जो छोटे छोटे चेंजेस करे, लाइक फ्रेम हल्का सा राउंड करा है, इसकी वजह से एक तो चुभ नहीं रहा हाथ में फोन, काफी कंफर्टेबल फील हो रहा है। और दूसरा अगर आप इसमें गेमिंग भी करते हो ना तो इन राउंड जिसकी वजह से यहां तक कि अगर आप पाम में भी पकड़ते हो तो चुभता नहीं है। वहीं पर S23 अल्ट्रा के साथ सीन ये जो तीखी तीखी चोंचे निकल रही है ना, जब आप एक हाथ से पकड़ोगे तो यहां से चुभता है, और फोन को जब आप गेमिंग के लिए पकड़ते हो वहां से भी अनकंफर्टेबल फील होता है। इसके अलावा भाई सैमसंग ने भी इस बार चेंजेस करे थे, अपना जो फ्रेम है इसको थोड़ा सा सुधारा था, जैसे हमने S22 अल्ट्रा S23 अल्ट्रा वाली वीडियो के अंदर बताया था। तो इसकी वजह से ग्रिप तो अच्छी बनी है, बट स्टिल अभी मैं एक चीज खुल के कह सकता हूं कि आईफोन 15 प्रो मैक्स की इन हैंड फील इससे ज्यादा बेहतर है। हालांकि दोनों प्रीमियम फोन है, बट दोनों में से एक पिक करना है तो मैं इन हैंड फील में इसे करूंगा। इसके अलावा दोनों IP68 रेटेड हैं, लेकिन सैमसंग 1.5 मीटर तक तो आईफोन 6 मीटर तक। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पानी में लेके जाओ फोनों को और वीडियो बनाओ। एक्चुअली भाई वारंटी कोई कंपनी नहीं देती, अगर खराब हुआ तो आप पर ही फटका लगने वाला है। यहाँ पर तो कंपनी ने बस बता दिया कि हमने वाटर प्रूफ करके दिया है फोन, बट फिर भी ऐसा देखा गया रिपोर्ट्स के थ्रू और मेरे जानने वालों में भी काफी बार ऐसा हुआ है कि सैमसंग के फोन पानी के अंदर थोड़ा जल्दी खराब हो जाते हैं। आईफोन को आप मस्त लेके जा सकते हो, बट आईफोन और सैमसंग दोनों के स्पीकर में पानी घुस जाता है, तो उससे बच के रहना। तो ऐसे झटक झटक के निकालना पड़ेगा। और इसी के साथ आईफोन ने अपना अलर्ट स्लाइडर हटा के ना एक्शन बटन डाला है, जिसे आप अपनी यूजेज के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो कि आपको किस ऐप के साथ इसे यूज करना है। उसे थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करके रखो और वो ऐप अपने आप खुल जाएगी। तो ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप किसके साथ करना चाहते हो। काफी लोग कैमरे के साथ करते हैं, मतलब मैंने पॉकेट से फोन निकाला, कैमरा तुरंत खोल दिया, तो वो काफी मस्त है। और इसको काफी लोग ऐसे भी यूज लेते हैं, बाहर वाले जो कि बाहर के गोरे लोग हैं ना, उनकी टेस्ला के साथ इसका काफी अच्छा यूज है। उन्होंने इस बटन को ना टेस्ला अनलॉक करने के लिए यूज किया हुआ है, तो ये फीचर काफी सही है भाई। इंडियन कार के अंदर भी ऐसा फीचर मिल जाए तो मजा आ जाएगा। मैं पक्का उस पर फिर रील लाने वाला हूं। खैर आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो फॉर मोर अपडेट्स। खैर इसके अलावा इसका और भी यूज है, जैसे आप अंडर वाटर जाते हो, वहां पर टच काम नहीं करती, तो आप फोटो क्लिक कर सकते हो, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। बट ये वाला जो यूज है ये जबरदस्ती यूज नहीं है, ये जबरदस्ती का यूज है, क्योंकि भाई ये काम तो आप वॉल्यूम रोकर से भी कर सकते हो। मैं आईफोन 14 प्रो मैक्स में ऐसे ही करता था, यहां तक कि अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो वॉल्यूम रोकर से आप अंडर वाटर जाके वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, फोटो क्लिक कर सकते हो। S23 अल्ट्रा के अंदर भी है, बट S23 अल्ट्रा के पास
पास अब एक प्लस पॉइंट ये है कि इसके पास मिलता है एस पेन, ये जादू की छड़ी, जिससे आप इंस्टेंट नोट बना सकते हो। मम्मी ने बोला पुदीना लेके आना, पुदीना लिख लो जल्दी से, जो भी लेके आना है राशन वगैरह अपना मस्त लिख सकते हो और अपने पढ़ाई के नोट्स भी बना सकते हो। और इतने ही नहीं, इस छड़ी के और भी यूज है। आप इसे कैमरा में भी यूज कर सकते हो। अगर आप ग्रुप सेल्फी ले रहे हो तो वहां पर इसका काफी यूज है, मतलब आप दूर से सेल्फी ले सकते हो। तो बहुत काम की छड़ी है। बट मेरे को इसकी एक डिसएडवांटेज ये लगती है, लाइक अगर मैं इसे नहीं लगाता तो पूरा फ्रेम फ्लैट है, लेकिन इसे लगाती ना थोड़ा बाहर की तरफ निकल के आती है, अलग ही महसूस होती है। और इसी की वजह से काफी बार पॉकेट में रखी हुई भी बाहर निकल जाती है। तो आई होप कि सैमसंग S24 अल्ट्रा के अंदर इस वाले पार्ट को इंप्रूव करे। अब चलते हैं उस पॉइंट पे जिसके अंदर हम कंटेंट देखते हैं, और वो है दोनों की डिस्प्ले। अब यहाँ पर सैमसंग के पास एक एडवांटेज तो है कि कर्व पैनल मिलता है, दूसरी है कि पंच होल है। जब भी आप इसके अंदर कंटेंट देखते हो तो एक फुल व्यू एक्सपीरियंस आता है। वहीं पर एप्पल के पास एक तो फ्लैट डिस्प्ले है और दूसरा इसमें डायनेमिक आइलैंड है, जिसे मैं कह सकता हूं कि भाई पंच होल फैल गया, क्योंकि इसका साइज काफी बड़ा है। बट इसकी इंटीग्रेशन की बात करें तो एप्स के साथ काफी अच्छे से की गई है। जैसे कि मैं ये देख सकता हूं कि मेरा जोमेटो का ऑर्डर कितने टाइम में आने वाला है, ऊपर टाइमर चलता रहता है। और ऐसी उबर के साथ है कि मेरी उबर की कैब कितनी देर में आने वाली है, तो मेरे को फोन अनलॉक करने की बार बार जरूरत नहीं है। यहां तक कि अगर मैं म्यूजिक सुनना और किसी और ऐप के अंदर हूं तो बार बार मेरे को एप्पल म्यूजिक खोलने की जरूरत नहीं है, मैं ऊपर से टैप करके अपने म्यूजिक को एक्सेस कर सकता हूं। तो इसकी इंटीग्रेशन जो है वो काफी अच्छे से की हुई है एप्पल ने। अब ये टोटली आप पर डिपेंड करेगा कि आपको पसंद है या नहीं, तो वो वाला डिबेट हम छोड़ देते हैं। खैर यहाँ पर इसके अलावा दूसरे पॉइंट पर चलें तो दोनों के बेजल चिन्ह की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर पहली बार मैंने देखा कि साइड बेजल तो कर्व होने की वजह से सैमसंग के थोड़े कम लगते हैं, लेकिन चिन्ह भाई एप्पल की कम है इस बार सैमसंग के कंपैरिजन में। और इसकी वजह से जब आप एप्पल की डिस्प्ले को सामने से देखोगे ना तो काफी प्रीमियम सा एक्सपीरियंस देती है। इसके अलावा आप दोनों की स्पेसिफिकेशन पे चलें तो देखो दोनों सेम ही डिस्प्ले हैं, बस यहाँ पर अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम। तो यहाँ पर सैमसंग के पास मिलती है डायनेमिक एमोलेड 2x पैनल और ये 2K डिस्प्ले है। वहीं पर एप्पल के पास है सुपर रेटिना XDR OLED पैनल और ये क्लोज टू 2K डिस्प्ले है। अब दोनों के पास ही 120 हर्ट्ज की ताकत मिलती है, तो दोनों के अंदर स्मूथनेस काफी अच्छी है। बट फिर भी मैं अगर आपको बताऊं ऐप ओपनिंग क्लोजिंग की, तो यहाँ पर जो एनिमेशन है ना वो भाई एप्पल की स्टिल मेरे को थोड़ी बेटर लगती है। मतलब सैमसंग ने भी काफी इंप्रूव करी है, लेकिन अभी भी देखा जाए तो एप्पल कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा प्रीमियम फील कराता है ऐप ओपनिंग क्लोजिंग के टाइम पे। इसके अलावा अगर आप हैवी ऐप ओपन करते हो तो यहाँ पर देखने के लिए साफ मिलता है कि एप्पल जल्दी ओपन कर देता है किसी भी एप्लीकेशन को। लेकिन एप्पल के अंदर यही डिसएडवांटेज है कि बैकग्राउंड में अगर कोई एप्लीकेशन, यहाँ तक कि अगर आपने कुछ डाउनलोडिंग पे लगाया हुआ है तो वो भाई नहीं चलेगा, तो ये बैकग्राउंड में एप्स को रन नहीं कराता। ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस फोन का। खैर उसकी बात हम आगे करेंगे, अभी डिस्प्ले की और स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। तो सैमसंग की डिस्प्ले HDR10+ है, लेकिन एप्पल की HDR10 और डॉल्बी विजन के साथ आती है। इसके अंदर आप डॉल्बी विजन कंटेंट भी स्ट्रीम कर सकते हो। बाकी पीक ब्राइटनेस की बात करें तो एप्पल के पास जो पीक ब्राइटनेस मिलती है इंडोर 1000 निट्स की और आउटडोर 2000 निट्स की, और HDR कंटेंट में भी 2000 निट्स परफॉर्म करती है। वहीं पर सैमसंग के पास 1200 निट्स मिलती है इंडोर पीक ब्राइटनेस, और आउटडोर और HDR के टाइम पे मिलती है 1750 निट्स की पीक ब्राइटनेस। अब यहाँ पर इंडोर जब हम दोनों फोन को चला रहे थे तो वैसे तो देखो दोनों की ब्राइटनेस काफी अच्छी है, बट फिर भी अगर एक को पिक करना पड़े तो वहां पर एप्पल अच्छा परफॉर्म कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर पीक ब्राइटनेस ज्यादा मिलती है। इसके अलावा अगर आप बाहर दोनों फोन को लेके जाते हो तो एप्पल ज्यादा ब्राइट है, लेकिन वो भी 5-1 मिनट के लिए, क्योंकि अगर आप दोनों के अंदर नॉर्मल टास्क भी कर रहे हो ना, कैमरा ऐप वगैरह तो छोड़ ही दो, उसके बाद भी एप्पल काफी जल्दी अपनी ब्राइटनेस ड्रॉप करता है, और उस टाइम पे भाई सैमसंग अलग ही ज्यादा ब्राइट नजर आता है। तो एप्पल के पास अच्छी ब्राइटनेस होने के बाद भी अच्छी ब्राइटनेस नहीं है। बट मैंने ना एक प्रॉब्लम नोट करी है सैमसंग के फोनों के साथ, ये अपने डिस्प्ले के अंदर PWM डिपिंग कम हर्ट्ज की देते हैं, जो कि इन्हें ज्यादा हर्ट्ज की देनी चाहिए, जिसकी वजह से फ्लिकरिंग कम मिलेगी। अभी क्या इनके चाहे आप मिड रेंज फोन उठाओ चाहे फ्लैगशिप फोन उठाओ, दोनों में ही काफी फ्लिकरिंग मिलती है दूसरे फोनों के कंपैरिजन में। अब इससे बेसिकली आपकी आंख ही खराब होती है, तो सैमसंग को ये वाली प्रॉब्लम जल्दी फिक्स करनी चाहिए। इसके अलावा अगर नॉन HDR कंटेंट देखते हो दोनों डिस्प्ले में तो वहां पर सैमसंग ब्राइट था, लेकिन भाई एप्पल के पास क्या है ना, इसके अंदर कलर सेपरेशन बहुत अच्छी है, ब्लैक को प्रॉपर ब्लैक दिखाता है। सैमसंग वहीं पर ब्राइटनेस बढ़ाने के चक्कर में ब्लैक को हल्का सा फेड कर देगा, इसी तरीके से और भी कलर को करता है। तो यहाँ पर मेरे को ये डिफरेंस मिला। बट सैमसंग की डिस्प्ले थोड़े विविड कलर शो करती है, जो कि आप पर डिपेंड करेंगे आपको कैसे कलर पसंद है। मेरे को थोड़े से बैलेंस कलर पसंद है, जो कि एप्पल की डिस्प्ले शो कर रही है यहाँ पर, और डिफरेंस आपके सामने है। सेम HDR कंटेंट स्ट्रीम करते होता है, HDR के टाइम पे भी भाई सैमसंग की डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट है, भले इसके पास एप्पल के कंपैरिजन में कम निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती हो, लेकिन एप्पल के पास अगेन सीन यही है कि शैडोज को काफी अच्छे से हाईलाइट करता है और ब्राइट पार्ट को प्रॉपर ब्राइट दिखाता है और डार्क को डार्क दिखाता है, जिसकी वजह से सेपरेशन बहुत अच्छा नजर आता है। इसके अलावा सैमसंग के पास 2K डिस्प्ले और एप्पल के पास क्लोज टू 2K डिस्प्ले, इसके बाद भी जब आप दोनों के अंदर कंटेंट स्ट्रीम करोगे तो देखने के लिए मिलेगा कि एप्पल की डिस्प्ले फिर भी यहाँ पर ज्यादा शार्पनेस शो कर रही है। अब यहाँ पर दोनों के पास भले ही सेम डिस्प्ले, लेकिन एप्पल के पास ना टच आईडी नहीं है, यहाँ पर फेस आईडी है, जिसकी रिकॉग्निशन तो अच्छी है, लेकिन भाई जब भी मैं फोन को यूज करता हूँ तो मैं उठा के तुरंत ऐसी टच आईडी यूज कर सकता हूँ। अभी इसे अनलॉक करने के लिए ना फेस के सामने लाना पड़ता है, थोड़ा सा पास ही लाना पड़ता है। खैर वहीं पर टच आईडी की बात करें, जैसे कि सैमसंग के पास इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, तो ये काफी कन्वीनियंट लगता है मुझे पर्सनली। बाकी यहाँ पे इसकी स्पीड तो थोड़ी कमजोर है, लेकिन रिकॉग्निशन अच्छी है। अब स्पीड बढ़ाने के लिए मैं तो एक ट्रिक यूज करता हूँ, 2-3 बार अपने सेम फिंगरप्रिंट
फिंगरप्रिंट को रजिस्टर कर देता हूँ, उससे स्पीड बढ़ जाती है। आप भी ट्राई करना। अब आता है भाई वो डिफरेंस जिसके बारे में आप जानने के लिए उतावले हो रहे हो, वो है भाई प्रोसेसर का, कि A17 Pro आखिर स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले बता देते हैं कि A17 Pro 3 nm पर बिल्ड है और 8 Gen 2 है 4 nm पर बिल्ड। तो इस मामले में तो भाई फिनफिट प्रोसेस में एप्पल बाजी मार गया। लेकिन भाई अभी भी जो एप्पल का प्रोसेसर है ये 6 कोर्स के साथ आता है और 8 Gen 2 आता है 8 कोर के साथ। बाकी यहाँ पर इस बार एप्पल ने एक कोर जीपीयू के अंदर भी बढ़ाई है। अब देखते हैं क्या परफॉर्म करती है, तो उस पर ही चलते हैं सीधा। तो सबसे पहले हमें टेस्ट रन कराने थे Antutu, तो हमने सबसे पहले पीक ब्राइटनेस फुल करी, बैकग्राउंड ऐप रिमूव करी और यहाँ पर हमने 2 Antutu टेस्ट रन कराए थे। तो यहाँ पर हमें स्टार्टिंग में ये देखने के लिए मिला कि सैमसंग ने अपनी ब्राइटनेस काफी जल्दी ड्रॉप कर ली थी हीट को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन एंड होते होते एप्पल ने अपनी ब्राइटनेस ड्रॉप करी और वो कंटिन्यूअसली ड्रॉप रखी, लेकिन सैमसंग ने रिकवर कर ली थी। अब यहाँ पर पहली बार जब स्कोर निकल कर आया तो उसमें सैमसंग थोड़ा सा बेटर था, लेकिन जब दूसरा स्कोर निकल कर आया तो वहां पर बाजी पलट गई, क्योंकि यहाँ पर एप्पल की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी बेटर थी और एप्पल का जो टेम्परेचर था वो भी कम राइज हुआ एज कंपेयर टू सैमसंग। और इसके पीछे रीजन सिंपल सा है, क्योंकि अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन रखने के लिए अपनी ब्राइटनेस ड्रॉप कर लेता है। और परफॉर्मेंस मेंटेन कैसे रहती है, क्योंकि हीट कंट्रोल में रहती है। और सेम Antutu जैसे स्कोर हमें भाई गीक बेंच के अंदर देखने के लिए मिले। सिंगल कोर और मल्टी कोर स्कोर में एप्पल काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था स्नैपड्रैगन के कंपैरिजन में। अब यहाँ पर भाई जैसे कि एप्पल ने एक कोर बढ़ाई है जीपीयू में, तो हमने जीपीयू टेस्ट भी रन कराया 20 मिनट का अनस्टॉपेबल। तो यहाँ पर जैसी रिजल्ट निकल कर आए तो सबसे पहले हमने देखा कि जो स्कोर है वो दोनों के ऑलमोस्ट इक्वल थे, बट यहाँ पर जो कंसिस्टेंसी थी वो एप्पल की काफी अच्छी देखने के लिए मिली सैमसंग के कंपैरिजन में। और जैसे कि हमें Antutu के अंदर देखने के लिए मिला था कि हीटिंग भाई सैमसंग के अंदर थोड़ी ज्यादा है, तो वो यहाँ पर भी देखने के लिए मिला इस टेस्ट में। हालांकि दोनों ही इतना हीट नहीं हुए जितना कि भाई हमने देखा है एंड्रॉइड फोन 52 डिग्री सेल्सियस तक टच करते हैं, तो ये 45-46 के आसपास लास्ट रहते हैं। अब यहाँ पर ये तो बात हो गई टेस्टिंग की, अब चलते हैं प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर दोनों के अंदर अगर आप गेमिंग करते हो तो मैं एक चीज तो खुल के कह सकता हूँ कि अगर आपको सैमसंग का फोन बाय करना है कोई गेमिंग के लिए, तो नो डाउट S23 अल्ट्रा काफी अच्छा फोन है। एक तो बड़ी डिस्प्ले मिलती है और ऊपर से कंसिस्टेंसी भी इसकी काफी अच्छी है। बट यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं S23 अल्ट्रा को iPhone 15 Pro Max से, तो यहाँ पर मैंने काफी गेम खेला। देखो BGMI दोनों के अंदर अच्छे से खेल सकते हो, लेकिन जहां पर बात आएगी कंसिस्टेंसी की, एक स्मूथनेस की और इंटेंस सिचुएशन के अंदर अगर आपको बंदे मारने हैं, तो वहां पर मैं अभी भी एप्पल ही आपको रिकमेंड करूंगा। और अगर आप स्पीकर से खेलते हो तो वहां पर भी एक प्लस पॉइंट बता देता हूं कि दोनों के पास स्टीरियो स्पीकर्स भले हैं, लेकिन जो स्टीरियो स्पीकर्स की साउंड है वो आईफोन की अभी भी थोड़ी रिच और लाउड है। और मैंने आपको बताया था 14 Pro Max से इन्होंने वीक करे थे स्पीकर, बट स्टिल अभी भी S23 अल्ट्रा से बेटर स्पीकर आईफोन ही दे रहा है। बट स्टिल मैं कहूंगा अगर आपको सैमसंग के अंदर गेम प्ले करना है तो S23 अल्ट्रा एक बेस्ट चॉइस है। इसके अलावा अब यहाँ पर एक ऐसे गेम पे चलते हैं जो आपको डिफरेंस अलग ही फील करा देगा, वो है जिंक्शन इंपैक्ट। एक तो सबसे पहले सैमसंग के अंदर 60 FPS का ऑप्शन मिलता है, आईफोन के अंदर 120 FPS का ऑप्शन है। और यहाँ पर जब आप गेम प्ले करोगे सेम सेटिंग्स पे भी, उसके बाद भी आपको अलग ही डिफरेंस फील हो जाएगा कि आईफोन ज्यादा स्मूथ है, कंसिस्टेंसी अच्छी है, सैमसंग के अंदर रेगुलर जिटरिंग मिल जाएगी इस गेम में। और हीटिंग की बात करें तो 120 FPS पे प्ले करने के बाद भी अच्छा खासा ये जिंक्शन इंपैक्ट में 46 डिग्री गया था। और उसके बाद भी इसका साइड का फ्रेम हीट फील नहीं हो रहा था, क्योंकि ये टाइटेनियम है। और हमने यहाँ पर नोट भी करा है बैक और फ्रंट फील हो जाएंगे, लेकिन साइड फ्रेम फील नहीं होता, क्योंकि हीट काफी जल्दी डिसिपेट कर देता है। वहीं पर सैमसंग का 60 FPS में जो टेम्परेचर था वो 43 डिग्री सेल्सियस था, तो हीटिंग दोनों ही फोन के अंदर नहीं है। बट गेमिंग के अंदर अभी भी नो डाउट आईफोन अपनी जगह बनाए हुए है। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटिंग करना पसंद करते हो अपने फोन के अंदर, तो यहाँ पर 1080p फाइल ऑलमोस्ट दोनों के अंदर सेम टाइम पे रेंडर हो जाती है। लेकिन अगर आप 4K सेम सेटिंग्स पे फाइल को रेंडर करोगे तो यहाँ पर डिफरेंस ये होगा कि सैमसंग भाई आधे से भी कम टाइम के अंदर एक्सपोर्ट कर देता है फाइल, एप्पल काफी टाइम लेता है। वो सेम चीज हमने A16 Bionic और 8 Gen 2 के साथ देखी थी। तो यहाँ पर एप्पल पता नहीं क्या ही कर रहा है, पहले इस चीज में एप्पल बाजी मारता था, लेकिन अभी सैमसंग बाजी मार गया। तो भाई कम प्राइस में सैमसंग के तो जलवे हैं। लेकिन ये सिर्फ मैं फोन की फाइल को बता रहा हूँ, अगर आप DSLR की फाइल को अपने फोन के अंदर डाल के एडिट करोगे ना, तो यहाँ पर सैमसंग के अंदर वो लोड ही नहीं होती, यहाँ पर थंबनेल तक नहीं शो होती। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है इसके साथ। वहीं पर आईफोन के अंदर आप उसे मस्त एडिट कर सकते हो, तो यहाँ पर भी एप्पल के पास एक एडवांटेज है। तो ये बात होगी परफॉर्मेंस की। आई होप कि आपका क्लियर हुआ होगा कि A17 Pro बेटर है या स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 बेटर है। अब चलते हैं भाई दोनों फोन के बीच में किसके कैमरास अच्छे हैं उस पे सीधा। तो यहाँ पर सबसे पहले स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो सैमसंग के पास खुद का 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 10 मेगापिक्सल का 10x पेरिस्कोप कैमरा सेंसर और 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो कैमरा सेंसर है। आईफोन में वहीं पर 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 10 मेगापिक्सल का 5x टेलीफोटो कैमरा सेटअप। इसके अलावा दोनों पे 12 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरा सेटअप है। तो यहाँ पर सबसे पहले वीडियो पे चलते हैं, और ये दोनों महंगे कैमरे के फ्रंट कैमरे की वीडियो क्वालिटी और लाइट कंट्रोल यहाँ पर देख सकते हो भाई, थोड़ा सा सैमसंग वीक है यहाँ पर, मतलब लाइट कंट्रोल तो ठीक है लेकिन स्किन टोन काफी अजीब कर दे रहा है। वहीं पर आईफोन के अंदर क्या मस्त डेप्थ देखने के लिए मिल रही है। इसके अलावा भाई आईफोन के पास एक एडवांटेज तो है कि यहाँ पर आप 4K ProRes में फ्रंट से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, तो ये एक प्लस पॉइंट है जिनको कलर ग्रेडिंग आती है उन लोगों के लिए। बाकी स्टेबलाइजेशन तो भाई दोनों ही फोनों की काफी अच्छी है। थोड़ा भाग के देख लेते हैं फ्रंट से,
तो अभी तो भाई यहाँ पर एप्पल भैया हिल रहे हैं, लेकिन मुझे पता है प्रोसेसिंग के बाद एप्पल काफी फिक्स कर देगा इस चीज को। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर अपोजिट लाइट। भाई वीडियो रिकॉर्डिंग मुझे लग रहा है एप्पल फिर से बाजी मार गया, लेकिन एप्पल भाई गर्म फील हो रहा है, वहीं पर सैमसंग उतना गर्म फील नहीं हो रहा। अब बारी आती है भाई दोनों के सिनेमैटिक मोड की। यहाँ पर फ्रंट से वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम 4K में, वो भी फुल सेटिंग्स। पहले 4K की किसी में भी सेटिंग्स नहीं मिलती थी, लेकिन जैसे जैसे इनकी नई सीरीज आई दोनों के अंदर 4K डाल दिया गया। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो अपोजिट लाइट काफी अच्छे से वर्क कर रहा है। अब थोड़ा आपका भाई घूम के देखता है ताकि आपको लाइट में पता लगे। तो यहाँ पर भाई अगेन डेप्थ के मामले में मुझे आईफोन थोड़ा बेटर लग रहा है, वहीं पर सैमसंग थोड़ा सा वाइटिश टोन कर रहा है जो कि थोड़ा सा अजीब है। तो भाई वीडियो रिकॉर्डिंग में तो मैं फ्रंट कैमरे में कह सकता हूँ कि एप्पल थोड़ा बेटर है। तो यहाँ पर फ्रंट कैमरे में ये चीज तो देखने के लिए मिलती है कि सैमसंग के अंदर जो स्किन टोन है ना धूप में अलग हो जाता है और भाई शेडो में आके अलग हो जाता है, तो कंसिस्टेंसी अच्छी नहीं है। वहीं पर एप्पल के अंदर कंसिस्टेंसी डिटेल्स काफी अच्छी है। हालांकि एप्पल भी काफी हद तक गोरा करने की कोशिश करता है, और सैमसंग के पास एक चीज और अच्छी है, लाइक बैकग्राउंड में अगर लाइट है तो उसे थोड़ा बेटर तरीके से कंट्रोल करता है। लेकिन अगर आप अपोजिट लाइट आ जाते हो तो सैमसंग के अंदर भाई एक फेडनेस भी आ जाती है वीडियो में, तो ये बड़ी दिक्कत है। और सेम पोर्ट्रेट वीडियो के अंदर भी मैंने यही चीज नोट करी। अब यहाँ पर चले बैक कैमरा वीडियो की तरफ, तो भाई सबसे पहले मेरे को हल्का सा ही फर्क नोट हुआ इस कंडीशन के अंदर। यहाँ पर क्योंकि कंसिस्टेंसी दोनों की सेम थी और स्किन टोन में भाई एप्पल हल्का सा वार्म था और डेप्थ अच्छी थी। बट जैसी अपोजिट लाइट गया वहां पर देखा कि भाई सैमसंग अगेन फेडेड कर देता है, वहां पर एप्पल बेटर निकल कर आया। तो इस मामले में एप्पल अच्छा है। अब एप्पल के पास एक एडवांटेज हो रहा है, जब भी आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो ना तो आप लेंसेज के बीच में स्विच कर सकते हो, लाइक 1x 2x 5x। तो यहां पर एक एडवांटेज है, और अल्ट्रा वाइड के अंदर भी। लेकिन सैमसंग के पास दिक्कत ये है कि ये एक ही लेंस में लॉक हो जाता है। अगर आप जूम करोगे तो वो डिजिटल जूम होगा, जिससे पिक्सेलेटेड वीडियो आती है। यहां पर डेप्थ देखिए कितनी अच्छी निकल कर आ रही है एप्पल के पास। तो यहां पर इस मामले में एप्पल अच्छा है। और यहां तक कि अगर आप दोनों के टेलीफोटो कैमरा से भी वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो जो स्टेबिलिटी है वो एप्पल की काफी अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर 3D सेंसर शिफ्ट मिलता है। अब दोनों के पास ना स्टेबिलाईजेशन का अलग अलग मोड मिलता है। सैमसंग के पास है सुपर स्टेडी मोड और एप्पल के पास है एक्शन मोड। ये 2.8K में कर सकता है, सैमसंग कर सकता है 2K में रिकॉर्ड। और यहाँ पे स्टेबलाइजेशन भाई सच बता रहा हूं एप्पल की बहुत ही खतरनाक है। सैमसंग के पास तो भी जिटरिंग मिल रही है, और जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था ऐसा लग रहा था एप्पल में दुनिया हिल गई है। लेकिन प्रोसेसिंग के बाद आपके सामने रिजल्ट है। इस वाली क्लिप को बार बार देखना, डिफरेंस पता लग जाएगा। बाकी यहाँ पर अब बात करें पोर्ट्रेट वीडियो मोड की मेन कैमरे से, तो यहाँ पर जैसे एप्पल के अंदर ही डिफरेंस था कि पहले एज डिटेक्ट अच्छे से नहीं करता था, तो आज के टाइम पे भाई एज डिटेक्शन बहुत शानदार हो गई है। और टू बी ऑनेस्ट सिर्फ फर्क जब नजर आता है जब आप अपोजिट लाइट जाते हैं, वहां पर भाई सैमसंग फेड कर देता है अगेन, और एप्पल उस कंडीशन में भी काफी अच्छे से लाइट को कंट्रोल करके रखता है। इसके अलावा मेरे को ज्यादा डिफरेंस नहीं मिले। अब यहाँ पर जैसे S23 और iPhone 15 प्लस की वीडियो के अंदर हमने बताया था कि लो लाइट के अंदर सैमसंग एक्सपोजर अप करके वीडियो को ज्यादा ब्राइट करता है, जो कि लगती अच्छी है, लेकिन यहाँ पर ग्रेन्स काफी आते हैं। बट एप्पल के अंदर क्या होता है कि बैलेंस वीडियो निकालने के चक्कर में ये थोड़ा सा डल रखता है, बट यहाँ पर ग्रेन्स नहीं है। तो यहाँ पर इसको मैं बाद में एडिट करके बेटर कर सकता हूँ सैमसंग के कंपैरिजन में, और सेम फ्रंट के साथ भी है। तो ये हो गया वीडियो वाला पार्ट। और वीडियो के अंदर हमने जितना देखा भाई, वीडियो रिकॉर्डिंग में अभी भी एप्पल अपना एक लेवल सेट करे हुए है। कहीं कहीं लगता है कि भाई दोनों सिमिलरली तो परफॉर्म करते हैं, लेकिन जैसे आप अलग अलग लाइट कंडीशन में टेस्ट करोगे तो आपको पता लगेगा कि भाई एप्पल है। अब यहाँ पर फोटोज पे चलें तो 1x पे मेरे को ज्यादा डिफरेंस नहीं मिला। सिर्फ यही है कि एप्पल थोड़े से न्यूट्रल कलर रखता है तो सैमसंग थोड़े से वाइब्रेंट कलर रखता है, बट इसकी वजह से जो स्किन टोन है ना वो थोड़ा सा चमका देता है सैमसंग। बाकी HDR जो एक प्रॉब्लम हुआ करती थी आईफोन के साथ, वो देखा भाई सन को इस बार ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर रहा है सैमसंग के कंपैरिजन में, लेकिन शैडोज को अभी भी थोड़ा कमजोर तरीके से हाईलाइट करता है एप्पल। अब यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन दोनों का काफी अच्छा है, लेकिन सैमसंग की जो फोटोज है ना थोड़ी सी इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि अगर आप शैडो में फोटो क्लिक कर रहे हो तो ज्यादा ब्राइट कर देता है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में फोटो क्लिक कर रहे हो तो थोड़ा सा ऑयल पेंट सा कर देता है चेहरे पे, जो मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा। और सेम सीन मैंने आपको बताया था पहले आईफोन के साथ मिलता था, लेकिन अभी वो सैमसंग के साथ मिल रहा है। तो एक इंप्रूव कर रहा है और एक के साथ ये सीन देखने के लिए मिल रही है। लेकिन सही बताओ ना, मैक्सिमम टाइम जो फोटो है मेरे को सैमसंग की अच्छी लगी है। रीजन है मेरे को एडिट करने की जरूरत नहीं है, स्पेशली 2x पोर्ट्रेट मोड। यहाँ पर एज डिटेक्शन दोनों का अच्छा है, बट भाई सैमसंग ने क्या ही फोटो निकाली है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम भाई सैमसंग ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, बट जैसे ही आप डायरेक्ट सनलाइट में आ जाओगे यहाँ पर भी तो वहां पर दिक्कत आ जाती है। इसके अलावा भाई दोनों के पास टेलीफोटो कैमरा सेंसर है। सैमसंग के पास है 3x टेलीफोटो कैमरा सेटअप और एप्पल के पास 5x। अब यहाँ पर मैंने पहली बार देखा कि भाई एप्पल इतना तगड़ा परफॉर्म कर रहा था। एज डिटेक्शन हेयर से इतनी फाइन है ना, मतलब ऐसे लगता है प्रोफेशनल कैमरे से फोटो क्लिक करी हो, और दोनों में बहुत ही डिफरेंस है यहाँ पर। तो इस मामले में तो सैमसंग से बेटर निकल कर आता है एप्पल। लेकिन जहां पर बात आएगी जूम की, तो वहां पर भाई एप्पल अभी भी
काफी पीछे है, क्योंकि यहाँ पर 100x मिलता है आपको सैमसंग के अंदर, और जो प्रोसेसिंग के बाद इमेज निकल कर आती है वो आपके सामने है। अब दोनों के अंदर मैंने हाई रेजोल्यूशन में फोटो भी क्लिक करी। सैमसंग के पास 200 मेगापिक्सल की मिलती है और आईफोन के पास 50 मेगापिक्सल की। यहाँ पर सैमसंग ने ऐसी निकाली कि एक एक ईंट गिन लो। भाई एप्पल के पास ऐसी नहीं है, एप्पल के पास तो अभी भी थोड़ी सी कमजोरी फील होती है। इसके अलावा दोनों में 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेटअप है। अब सैमसंग यहाँ पर बाजी ये मार जाता है कि शैडोज को काफी अच्छे से हाईलाइट करता है, लेकिन अगर बैकग्राउंड में सन आ जाए तो वहां पर भाई एप्पल अभी बेटर परफॉर्म कर रहा है। इवन एप्पल के पास जैसे बोला था हमने अल्ट्रा वाइड में कोटिंग करी जिससे फ्लेयर्स नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पर वो डिफरेंस मेरे को नोट हुआ। मतलब सैमसंग के पास देखो दोनों कंडीशन के अंदर फ्लेयर्स ज्यादा हैं एप्पल के कंपैरिजन में, तो यहाँ पर एप्पल बाजी मार गया। अब बात करते हैं लो लाइट फोटोज की, तो यहाँ पर मैंने दोनों का ना मैक्स सेट किया हुआ था और यहाँ पर एप्पल थोड़ी ज्यादा ब्राइट फोटो निकाल के दे रहा था, चाहे वो टेलीफोटो कैमरा सेटअप हो चाहे वो मेन कैमरा सेटअप हो। और सैमसंग के पास दिक्कत ये भी है कि थोड़ा सा पर्पल टोन डाल रहा था और एप्पल के अंदर वार्म टोन मिलता है, तो एप्पल का तो पता है, पर सैमसंग का पर्पल टोन हमें अभी देखने के लिए मिला है। बाकी अल्ट्रा वाइड में भी दोनों का नाइट मोड काम करता है और फ्लैश लाइट दोनों की काफी अच्छी है, बट यहाँ पर सैमसंग थोड़ा सा नेचुरल साइड पे कलर रखता है और एप्पल थोड़ा ज्यादा ही ब्राइट करने की कोशिश करता है। तो एप्पल के पास ज्यादा ब्राइट फ्लैश लाइट है, लेकिन ये सब्जेक्ट को थोड़ा सा बिगाड़ भी देता है। इसके अलावा अब चलें दोनों के फ्रंट कैमरे पे, तो फ्रंट कैमरे में डिफरेंस यही है कि भाई पहले जैसे बैकग्राउंड में लाइट अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता था एप्पल, तो अभी वो कर लेता है। और दूसरे स्किन टोन तो भाई बिल्कुल अपोजिट हो गया। सैमसंग जहां पर पहले कूल टोन देता था अभी वार्म टोन दे रहा है, और जैसे एप्पल वार्म टोन देता था वो कूल टोन दे रहा है, तो बिल्कुल अपोजिट टोन देखने के लिए मिल रहा है। बाकी यहाँ पर मेरे को फोटोज भाई एप्पल की इस बार थोड़ी ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि सैमसंग में कहीं कहीं से थोड़ा ब्राइट पार्ट हो रहा है, कहीं कहीं से थोड़ा डल पार्ट हो रहा है, और एप्पल इसे काफी बैलेंस रख रहा है। डायरेक्ट सनलाइट के अंदर भी आपके सामने रिजल्ट, आप खुद देख सकते हो ये चीज। बाकी पोर्ट्रेट मोड के अंदर सेम चीज थी, एज डिटेक्शन आपके सामने है, दोनों का काफी अच्छा है। और सेम चीज आती है भाई लो लाइट के अंदर। यहाँ पर शार्पनेस की बात आएगी तो एप्पल का फ्रंट कैमरा लो लाइट में बेटर परफॉर्म करता है, और यहाँ तक कि ब्राइटनेस में भी एप्पल का जो फ्रंट कैमरा है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो यहाँ पर ऑल ओवर कैमराज में मेरी यही ओपिनियन रहेगी, अगर आपका वीडियो से ज्यादा काम है तो अभी भी एप्पल ज्यादा अच्छी वीडियो रिकॉर्ड करता है और इसकी लो लाइटिंग परफॉर्मेंस स्टिल बेस्ट है। वहीं पर सैमसंग की फोटोज ऐसी हैं कि आप क्लिक करके डायरेक्ट सोशल मीडिया पे डाल सकते हो, तो सैमसंग के पास ये एक एडवांटेज है। अब चले सीधा दोनों की बैटरी पर, तो इस साल का सबसे बड़ा चेंज आईफोन के अंदर है टाइप सी पोर्ट, और भाई प्रो के अंदर तो USB 3.0 है, बट स्टिल सैमसंग के अंदर USB 3.2 पोर्ट मिलता है। अब सुनने के बाद लगेगा कि सैमसंग की जो डेटा ट्रांसफर स्पीड है वो ज्यादा होगी, बट ऐसा नहीं है। हमने करके देखा और यहाँ पर साफ देखने के लिए मिलता है कि एप्पल की डेटा ट्रांसफर स्पीड USB 3.0 होने के बाद भी ज्यादा मिल रही है, तो ये अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए भी। इसके अलावा भाई दोनों के टाइप सी से आप क्या यूज ले सकते हो, दोनों से एक्सटर्नल डिस्प्ले कनेक्ट की जा सकती है, दोनों से आप कीबोर्ड को कनेक्ट कर सकते हो और मस्त मस्त टाइपिंग भी कर सकते हो कि HFV को सब्सक्राइब कर लो। खैर इसके अलावा हमने दोनों से माउस कनेक्ट करने की कोशिश करी, तो यहाँ पर ये जानने के लिए मिला कि भाई एप्पल के साथ अभी माउस कनेक्ट हो ही नहीं सकता, लेकिन एंड्रॉइड के साथ आप मस्त टाइप सी के साथ माउस कनेक्ट कर सकते हो। और ऊपर से सैमसंग के पास सैमसंग डेक्स भी मिलता है, जिससे एज अ PC बिहेव करेगा। आप इसके साथ अपने डिस्प्ले, कीबोर्ड, माउस को कनेक्ट कर लो और अपने फोन को साइड रख दो, उसके बाद ये मानो कि आप पूरा एक PC यूज कर रहे हो। मस्त एडिटिंग भी कर सकते हो उसके अंदर। इसके अलावा दोनों की बैटरी पर चले तो सैमसंग के अंदर 5000 mAh का बैटरी मिलता है और एप्पल के पास 4441 mAh की बैटरी दी गई है। अब यहाँ पर बैटरी भले ही सैमसंग के पास ज्यादा हो, बट स्टिल हमने दोनों को टेस्टिंग के लिए सेम यूज किया था। दोनों के अंदर हार्डकोर गेमिंग करी, टेस्ट रन करा है, उसके बाद भी यहाँ पर 2 घंटे का डिफरेंस मिला हमें SOT में। एप्पल जहां पर दे रहा था 6.5 घंटे का हमें SOT, वहीं पर सैमसंग का 4 घंटे के करीब SOT मिला। तो यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हो कि एप्पल का जो बैटरी बैकअप है वो ज्यादा अच्छा है, और ज्यादा नहीं मैं तो कहूंगा बहुत ही ज्यादा अच्छा मिल रहा है इसके कंपैरिजन में। बाकी यहाँ पर अगर चार्जिंग की बात करें, जहां पर एप्पल काफी वीक है, इसके अंदर सिर्फ 25 वोल्ट की चार्जिंग मिलती है, सैमसंग के अंदर 45 वोल्ट की चार्जिंग। हालांकि चार्जर कोई भी बॉक्स में नहीं देता, बट स्टिल भाई ये जल्दी चार्ज हो जाता है। ये 1 घंटे 30 मिनट में चार्ज हो जाएगा, तो एप्पल होता है करीब करीब 2 घंटे के अंदर चार्ज। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है एप्पल का। दूसरा, दोनों के पास 15 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग मिलती है, लेकिन एप्पल के पास अभी भी रिवर्स वायरलेस चार्जिंग नहीं है। यहाँ पर आपको वायर्ड चार्जिंग मिलती है, लेकिन एप्पल के साथ अगर आपके पास 2 टाइप सी वाले आईफोन है, तो जिसके अंदर ज्यादा बैटरी होगी, कम वाला ऑटोमेटिकली चार्ज होना चालू हो जाएगा उससे, अगर आप कनेक्ट करते हो। बाकी अगर आप एंड्रॉइड से कनेक्ट करते हो टाइप सी टू टाइप सी लगा के, तो आप एंड्रॉइड से सेलेक्ट कर सकते हो कि चार्जिंग लेनी है या चार्जिंग देनी है, और लाइटनिंग केबल वाले से लगाते हो तो लाइटनिंग पोर्ट वाला ऑटोमेटिकली चार्ज होने लग जाएगा। बट सैमसंग के पास एडवांटेज ये मिलता है कि 4.5 वोल्ट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग है इसके अंदर। तो देखो, अगर आपके लिए बजट मैटर नहीं करता तो अभी भी एप्पल के पास थोड़े से पॉइंट ज्यादा हैं, जैसे कि कैमरास थोड़े बेटर हैं, बैटरी बैकअप अच्छा मिलता है, डिस्प्ले की क्लियरिटी थोड़ी अच्छी है, स्पीकर्स अच्छे हैं, हैप्टिक्स अच्छे हैं, यहां तक कि पानी के अंदर भी 6 मीटर तक ले जा सकते हो। तो भाई एप्पल बेटर है। लेकिन अगर मैं देखूं कि प्राइस के हिसाब से दे ज्यादा कौन रहा है, तो वहां पर मैं बोलूंगा कि भाई सैमसंग स्टिल ज्यादा अच्छी डील है, क्योंकि इसका प्राइस जैसे मैंने बताया, अगर आप ऑफलाइन से बाय करते हो तो 1 लाख के अंडर में ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर भाई दोनों की मेरी तो ये ओपिनियन है। बाकी हमने सारे पॉइंट आपके सामने रखे, आप बताना है कि आपके पास अगर 2 लाख रुपए हो तो आप दोनों में से कौन सा फोन लोगे। ये मत लिखना कि 2 लाख रुपए पहले दे दे। तो बस
ये था आज की इस वीडियो के अंदर। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जॉन मैगेस टू वॉच योर हार्ट विल स्टे इन विद दैट एंड बॉक्स गाइस।